हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? गेस करिए आज का टॉपिक। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि आज की टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, रोचक होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? लॉ ऑफ मोशन चैप्टर था, टॉपिक का नाम अब हम बताएंगे। लिखा एक्सप्लेनेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो माय नेम इज राजकुमार तिवारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए कौन कौन आया आज देख लेते हैं। कॉपी पेन, रोज़ रोज़ मैं यही बोलता हूँ कि कॉपी पेन उठा लीजिए, और आपको हम लिखवाते भी हैं, समझाते भी हैं और चेक भी करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम को। ठीक है, तो क्या है तृतीय नियम? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज एन, एवरी रिएक्शन इज, क्या लिखा गया? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया रखिए। देख रहे हो आप, जैसे कि एक टेबल रखा हुआ है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। जैसे आप मान लो टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो आप अपने भार के कारण नीचे की ओर एक बल लगाते हैं, ड्यू टू और वेट। अपने भार के कारण नीचे की ओर बल लगाते हैं तो टेबल भी उतना ही बल आपको ऊपर क्यों लगाता है, तभी आप बैलेंस में होते हैं। अगर आपको प्रतिक्रिया बल हटा दिया जाए, ठीक है, तो आप नीचे गिर जाएंगे। प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम क्या करते हैं? स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप जो हमको देखना है। तो सुबह सुबह उठिए, सुबह उठ के 4 बजे उठ के आराम से पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लगता है। आप दिन भर जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, सुबह जो एक्टिविटी रहते हैं हमेशा याद रहता है, किसके अपेक्षा? दिन भर की एक्टिविटी के अपेक्षा। आर्मी वाले को भी देखोगे, आपको सुबह भी उनको वर्जिश कराया जाता है 10 बजे तक। सुबह 4 बजे उनको उठा दिया जाता है और जो भी उनको वर्जिश होगा, एक्सरसाइज कराते हैं, और उसके बाद नाइट में 10 बजे उनको सोने को बोल दिया जाता है। तो मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक से जितना ही दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। फ्यूचर क्या हो जाएगा? आप लोगों का शार्प होगा, ब्राइट होगा। अदरवाइज इसी मोबाइल के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बिता देंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशंस करेंगे। एक आप टेबल देख रहे हैं अभी, उसके ऊपर एक क्या रखा है? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए। ठीक है, क्या रखा हुआ है? एक टेबल बी है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है। ठीक है, तो W इज क्या होगा? वेट। ये पुस्तक अपना भार लगा रहा है नीचे की ओर, तो R का मतलब रिएक्शन। वेट मीन्स एक्शन और इट रिएक्शन। ये क्या लग रहा है? ऊपर की ओर। एक्शन है, रिएक्शन। तो क्या है इसका नियम? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बढ़ती है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? चलिए लिखते चलिए। ए ब्लॉक, कौन सा है? एक ब्लॉक है। ए ब्लॉक ए प्लेस्ड ऑन टेबल बी। ब्लॉक का मतलब कुछ भी चीज़, कोई टुकड़ा है, पुस्तक है, किसी मेज पर रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक ए एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स ऑन बी। ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ए पर, वो नीचे की ओर क्या करता है? एक बल लगाता है, ड्यू टू इट्स ऑन वेट। ये ब्लॉक जो है, जो बी रखा हुआ है, वो अपने भार के कारण नीचे की ओर बल लगाता है। क्या लिखोगे? ब्लॉक ए एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स ऑन बी ड्यू टू इट्स ऑन वेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द टेबल, टेबल मीन्स बी, द टेबल बी आल्सो एक्सर्ट ऑन इक्वल अपवर्ड फोर्स। तो टेबल बी भी उतना ही क्या करता है? ऊपर की ओर। ये नीचे लगा रहा है तो ये ऊपर की ओर बल लगाता है, फोर्स आर ऑन द ब्लॉक। ठीक है, ये जो ब्लॉक है अपने वेट के कारण नीचे की ओर बल लगा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? W। तो टेबल भी उतना ही बल ऊपर की ओर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक
the force exerted by the block is known as action, while the force exerted by the table on the block is known as reaction. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि FAB, व्हाट इज FAB? ये बल है, ये मैंने लिखा FAB, और एक बल लगेगा हमको FBA, BAAB, ओके, एरो मार दिया हूं क्योंकि वेक्टर हो गया। व्हाट इज FAB? ये हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल। ये जो ब्लॉक है टेबल पर एक बल लगा रहा है, और FAB क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। ठीक, FAB, ये जो टेबल है ये किस पर? FAB मीन्स इसको इधर से पढ़ते हैं, ये जो टेबल है इस ब्लॉक पर एक बल लगा रहा है, और ये जो ब्लॉक है ये टेबल पर एक बल लगा रहा है। ठीक, ये फोर्स एक्टेड बाय। अब न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, FAB इक्वल टू माइनस FBA, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखिए निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह क्या व्यक्त करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर है। क्या लिखोगे? निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, जब इन दोनों को हम इसको ले आएंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा? FAB दैट इज FBA। तो ये क्या होता है? न्यूटन्स को थर्ड लॉ वेक्टर फॉर्म में प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अब कुछ स्पेशल चीज़ हम देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि देखिए एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं क्या? भाई एक्शन, तुम बताइए, क्या एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है, क्रिया और प्रतिक्रिया कर एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं क्या? नहीं करते, जबकि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ये एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और एक दूसरे को निरस्त भी नहीं करते। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? एक दूसरे को डू नॉट कैंसल टू ईच अदर एज द एक्शन एंड डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या लिखोगे? एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी एंड दे नेवर कैंसल टू ईच अदर। अब एक चीज देखिए, नंबर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, है ना, चाहे वस्तु रेस्ट फॉर्म में हो चाहे वो मोशन फॉर्म में हो। मैंने क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर में होंगे, चाहे कोई वस्तु गति कर रही हो या फिर चाहे कोई वस्तु विरामावस्था में हो अथवा एक दूसरे के संपर्क में अथवा एक दूसरे से दूर हो। क्या कहा मैंने? कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर होते हैं, चाहे वो कोई वस्तु विरामावस्था में हो, चाहे कोई गति अवस्था में हो, चाहे संपर्क में हो, चाहे अथवा एक दूसरे से दूर हो। लिख लीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ, क्या लिखोगे? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ
फैक्ट लिख रहे हुआ दैट द टू बॉडीज आर एट रेस्ट आर एट मोशन और विद इन द फोर्सेस अपीयर ड्यू टू, ठीक है, क्या लिखोगे, फोर्सेस ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑक्यूल फिजिकल कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, अपीयर ड्यू टू देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट और एक्ट फॉर ए डिस्टेंस, चाहे वो दूर हो, पास में हो, चाहे संपर्क में हो, चाहे संपर्क में ना हो। ओके, क्लियर हुआ? चलिए और लिखिए, कितना नंबर की टॉपिक हो गई? 2 नंबर की टॉपिक हो गई। अगला टॉपिक लिख लीजिए, देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट और एक्ट फ्रॉम इट। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों वस्तुओं पर एक ही क्षण आरोपित होते हैं। क्या लिखोगे? क्रिया और प्रतिक्रिया वो जो बल होता है एक ही वस्तुओं पर एक ही क्षण में आरोपित होते हैं। ओके, क्या लिखोगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों वस्तुओं पर एक ही क्षण पर आरोपित होते हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन, क्या लिखोगे? द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस सिमुल्टेनियसली एक्ट्स ऑन बोथ द बॉडी, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्लियर हुआ, नोट्स लिखवा दिए हम कि न्यूटन का गति का तृतीय नियम के बारे में क्या नोट्स लिखेंगे अपन, क्या इसका निकालेंगे। अब एग्जाम्पल आप न्यूटन थर्ड लॉ कि न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम का क्या एग्जाम्पल लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस वाला, ठीक है। देख रहे हैं आपका 2 स्प्रिंग बैलेंस है, इसको एक प्रैक्टिकल से, स्प्रिंग बैलेंस ए एंड स्प्रिंग बैलेंस बी, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस के एक सिरे को किसी रिजिड बेस से हम लगा दिए हैं। ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस ए है और ये जो है स्प्रिंग बैलेंस कमानीदार तूला बोल सकते हैं हिंदी में। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है? बी है। स्प्रिंग बैलेंस के 2 एंड्स हैं, 2 सिरे हैं। एक सिरे को हम किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं और दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं, हम टाइट कर देते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस बी, कमानीदार तुला बी के दूसरे सिरे को हम एक खींचते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम खींच रहे हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, कमानीदार तुला बी के दूसरे सिरे को हम खींचते हैं तो दोनों क्या करता है, दोनों सेम पाठ्यांक है, इनका जो रीडिंग होती है सेम होती है। ऐसा क्यों होता है, सोचिए आप। तुला बी जो कमानीदार तुला है, दूसरे सिरे को उंगली फंसाकर खींचते हैं, हम देखते हैं कि दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस ए और स्प्रिंग बैलेंस बी, दोनों के रीडिंग क्या होते हैं, इक्वल हमको मिलते हैं। क्यों? गेस करिए, आप बताइए। इसका क्या कारण है कि तुला बी के द्वारा ये जो स्प्रिंग बैलेंस बी के द्वारा जितना फोर्स इस पर लगाता है, देखिए ये जो स्प्रिंग बैलेंस बी जो है ए पर जितना फोर्स लगाता है, ए जो है बी पर उतना ही इक्वल फोर्स लगाता है। माने ये जो लगा रहा है एक्शन फोर्स और ये जो लगा रहा है रिएक्शन फोर्स। कमानीदार तुला बी जो है ए पर एक बल लगा रहा है तो ए जो है बी पर एक बल लगा रहा है, उतना ही सेम फोर्स लगा रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, एक क्रिया बल है लगा रहा जो, और वो रिटर्न में उनको मिल रहा है प्रतिक्रिया बल। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों क्या है, बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए जब आप चलते हैं, ठीक है,
आपके द्वारा, ये रोड है, इस रोड पर मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है, और ये आपका दूसरा पैर है, आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, जो भी है जैसा भी हो, ठीक है, क्लियर हुआ। चित्र को अच्छे से बनाइएगा। वैप कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब आप चलते हैं ना, आपको देखिए जूता भी लेते होंगे तो आगे पीछे ऐसा होता होगा ताकि आप रनिंग अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। ज़मीन पर जब हम चलते हैं क्या करते हैं, देखिए घोड़ा गाड़ी वाला भी इसका एग्जाम्पल है, ये सिंपल एग्जाम्पल है। ज़मीन पर जब चलते समय हम अपने पैर को तिरछा करके, ज़मीन पर जब चलते हैं ना, जब हम ज़मीन पर वॉक करते हैं तो अपने पैर को तिरछा करते हैं और एक बल लगाते हैं, और उस बल से हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। ये जब हम चलते हैं तो अपने पैर को तिरछा करके ज़मीन पर एक बल लगाते हैं नीचे की ओर, तो तब क्या होता है, वेन द मैन या वेन वी वॉक्स, है ना, या वेन द मैन वॉक्स ही पुशेज द ग्राउंड इन द स्लैटिंग मैनर विद ए कर्टन फोर्स, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, चलते हैं तो अपने पैर से तिरछे से एक फोर्स ज़मीन पर लगाते हैं, स्लैटिंग मैनर विथ ए कर्टन फोर्स, है ना, ऑन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। जब हम चलते हैं तो अपने पैर से तिरछा माने ज़मीन से थीटा कोण बनाते हुए एक बल लगाते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, न्यूटन के गति का थर्ड नियम यहाँ फॉलो होगा। जमीन से हम कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना, तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, स्लाइडिंग मैनर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। किस पर, अर्थ से एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं, थीटा से। तो न्यूटन का यहाँ पर थर्ड लॉ फॉलो होगा, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमको चलने के लिए, बैलेंस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक रिएक्शन फोर्स मिलना चाहिए। अगर रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर फॉलो होगा कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम से जो अर्थ है, सरफेस है, उतना ही परिमाण, उतना ही मैग्नीट्यूड, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतने ही मैग्नीट्यूड का एक प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स क्या का अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है। द ग्राउंड ऑफर्स ए रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन सच दैट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -r। ये जो ग्राउंड है वो भी क्या करेगा, तिरछा एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये अर्थ से एंगल सबटेंड कर रहे हैं थीटा, तब इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। क्या लिखोगे, प्रतिक्रिया बल R को 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, 36 घटक H हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर घटक V वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित करते हैं। रिएक्शन R कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स V एंड H, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये क्या करेगा, 36 घटक क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा बताइए। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, ये आदमी का जो वेट है, ये जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट्स बैलेंस है, तो
वेट mg। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट v जो है ये आदमी के भार को बैलेंस करेगा या संतुलित करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस द वेट ऑफ द पर्सन। क्या करेगा वर्टिकल कंपोनेंट? बैलेंस द वेट ऑफ द पर्सन। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 36 घटक H व्यक्ति को, पर्सन को आगे बढ़ने में मदद करता है। वेरस H मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हेल्प्स द मैन टू गो फॉरवर्ड बैलेंस। जबकि ये जो होगा इसको हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कि हम क्या देखते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो अपने पैर के तिरछे से, है ना, तिरछे फोर से पृथ्वी पर एक बल लगाते हैं, किससे? 36 से थीटा कोण बनाते हुए। तो पृथ्वी भी क्या करती है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही परिमाण का एक फोर्स लगाती है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, बट वी नो दैट स्लाइडिंग में ये रिएक्शन फोर्स सबटेंड एन एंगल थीटा, देन वी कैन डिवाइडेड टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या करेगा? बैलेंस द वेट ऑफ मैन एंड, है ना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या करेगा? उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये हमारा हुआ न्यूटन्स के गति का थर्ड नियम के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। इधर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज़्यादा ठंड लग रही है? क्लियर हो रहा है? हाँ, चलिए चलिए अब हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? बुलक कार्ट वाला। ठीक है, बुलक कार्ट देखिए, अपना अपना कॉपी निकालिए, उसमें सब बुक वो दिया है। तो इसको हम लोग ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे। हाँ, ये है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है आपको, और ये समझ लोगे तो आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए बुलक कार्ट, घोड़ा और गाड़ी, कितने सिस्टम बनते हैं यहाँ पर। तो इसको मिटा देते हैं, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो लगभग 22 मिनट की हो चुकी है और थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बुलक कार्ट प्रॉब्लम क्या है आपका? कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इसको ही मिला देते हैं, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले बनाते हैं गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। इसमें लगाते हैं व्हील, इसमें हम लगा देते हैं घोड़ा। हमको घोड़ा बनाने नहीं आता। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में देख लीजिएगा। RCWC का मतलब होता है, सी माने कार्ड, सी माने कार्ड। ठीक है, और देख लेते हैं।
वैसे ही है जैसे पिछले बार हम बनाए थे। चलिए देखिए, जैसा भी हो गया आप लोग बना लीजिएगा। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय पृथ्वी को, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो पृथ्वी को अपने खुरों से दबाता है, जो खुर होता है ना उससे दबाता है। तो देखिए यहाँ कितने सिस्टम बढ़ रहे हैं। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हार्ट, क्या लिखोगे? द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हार्ट्स एंड कॉर्ड सिस्टम, क्या बोलोगे? द वेरियस, बहुत सारे बल लगते हैं, एक्टिंग ऑन द हार्ट्स एंड कार्ट प्रॉब्लम व्हेन द हार्ट्स पुल द कार्ट, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है। पहला नंबर देखिए, गाड़ी में बातें हैं, जो गाड़ी पीछे लग रहे थे जिसको घोड़ा करते हैं। गाड़ी का भार कितना है? ये जो कार्ट है इसको कार्ट बोल सकते हैं, ये हॉर्स बोलते हैं, तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। जब गाड़ी को घोड़ा खींचता है तो गाड़ी का भार अपने भार के ड्यू टू ओन वेट का नीचे की ओर बल लगाता है। गाड़ी का भार WC ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, क्या लिखोगे? गाड़ी का भार WC ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जिससे पृथ्वी का भी प्रतिक्रिया बल RC उतने ही परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में लगता है, और ये इसको संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है, वेट WC ऑफ द कार्ट, वेट WC ऑफ द कार्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन RC ऑफ द ग्राउंड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब क्या घोड़ा गाड़ी को बढ़ने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अब पहला सिस्टम हो गया। पहला सिस्टम मैंने क्या बोला कि गाड़ी जो अपने भार के कारण, अपने भार ड्यू टू ओन वेट के कारण एक बल WC नीचे की ओर लगाता है, तो पृथ्वी भी उतने ही प्रतिक्रिया बल, उतने ही परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में ऊपर की ओर लगाकर एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। ठीक है, नंबर 2 क्या लिखोगे? घोड़ा जो है गाड़ी को बल T से आगे की ओर खींचता है। ठीक है, टेंशन, तनाव, माने जो रस्सी बनी रहती है ना, जब घोड़ा गाड़ी को आगे उस रस्सी से खींचता है तो गाड़ी भी उतना ही बल घोड़े पर पीछे की ओर लगाता है। ठीक है, जब घोड़ा आगे की ओर खींचता है तो ये गाड़ी भी उतना ही बल क्या करती है, एक पीछे की ओर लगाती है। क्या लिखोगे? जब घोड़ा आगे बढ़ता है तो एक बल, एक तनाव से आगे की ओर खींचता है। रस्सी में तनाव लगता है ना, जब भी हम क्या करते हैं रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी स्टिंग हो जाती है, तैन जाती है। तो घोड़ा आगे की ओर खींचता है तो रस्सी भी उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है, और ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या लिखोगे? द फोर्स ऑफ पुल बाय हॉर्स ऑन द कार्ट, टेंशन ऑन कार्ट ड्यू टू हॉर्स T, and tension on horse due to cart T are equal and opposite. ठीक है, horse get cancelled। क्या लिखोगे? घोड़ा गाड़ी को आगे खींचते समय एक बल से खींचता है तो गाड़ी भी उतना ही बल T घोड़े पर पीछे क्यों लगाता है, दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। द फोर्स ऑफ पुल बाय हॉर्स ऑन द कार्ट, टेंशन ऑन कार्ट ड्यू टू द हॉर्स T एंड टेंशन ऑन हॉर्स ड्यू टू कार्ट T आर इक्वल एंड अपोजिट, हॉर्स दे कैंसल। ये 2 सिस्टम हो गया। पहला क्या हो गया? कार्ट जो गाड़ी थी नीचे की ओर बल लगा रही थी तो पृथ्वी पर लगा रही थी। अब रस्सी से खींच रहा है तो आगे की ओर बल लगा रहा है घोड़ा, तो उस पर रस्सी पीछे की ओर बल लगा रही है, दोनों भी एक दूसरे कैंसिल करते हैं। अब तीसरा पॉइंट तो आया कि जब घोड़ा चलता है तो आगे बढ़ते समय तिरछे बल से, ठीक है, स्लाइडिंग मैनर, ये तिरछे बल से पृथ्वी पर एक बल लगा। जब घोड़ा आगे बढ़ता है तो अपने खुर से तिरछे बल से पृथ्वी की ओर क्या करता है, खुरों से दबाता है। घोड़ा जब आगे बढ़ता है अपने खुर से पृथ्वी को दबाता है स्लाइडिंग मैनर पर, तिरछे बल से। ठीक है, तो पृथ्वी भी उतने ही परिमाण का, तो अर्थ भी उतने ही परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल R लगाता है।
जैसे ही प्रतिक्रिया बल R लगता है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस R जो प्रतिक्रिया बल को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखो, चले, द हॉर्स पुशेस द फिट इन द इंक्लाइंड मैनर। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से पृथ्वी भी प्रतिक्रिया बल R विपरीत दिशा में लगाती है। सो द रिएक्शन R एक्ट्स ऑन द इंक्लाइंड मैनर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक घर्षण बल। तो क्या ज़्यादा होना चाहिए तब घोड़ा आगे बढ़ेगा? ठीक है, क्या लिख रहे हैं आप लोग, प्रतिक्रिया बल R को हम क्या करेंगे, फिर दो क्षैतिज घटकों और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर सकते हैं। द रिएक्शन R कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। द रिएक्शन R कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, पहला हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? इसको हम दो घटकों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। अब देखिए, फिर वही वाली बात आ गई कि ऊर्ध्वाधर घटक और कौन किसको बैलेंस करेगा, है ना। ऊर्ध्वाधर घटक जो है घोड़े के भार को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये घोड़े के भार को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं WH। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये क्या करेगा, घोड़े के भार को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। द वर्टिकल कंपोनेंट V इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द हॉर्स। और 36 घटक H क्या करेगा, घोड़ा को आगे बढ़ने में मदद करता है। सो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H क्या करेगा, लेफ्ट एंड बैलेंस। ठीक है, अब अभी हम देख लेते हैं कि पृथ्वी अर्थ सरफेस और गाड़ी के बीच का फ्रिक्शन बल, फ्रिक्शन फोर्स बोला ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये दो सरफेस के बीच में काम करता है और ये गति विरोधी बल होता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन बल होगा और घर्षण बल होगा उतना ही गति करने में असमर्थ होगी। जैसे फ्रिक्शन बल कम होता जाएगा तो ऑब्जेक्ट मोशन करने में, लेकिन ज़्यादा फ्रिक्शन बल कम हो जाएगा तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो हमने ये बोला कि अर्थ और व्हील के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, F। फ्रिक्शन फोर्स इज F। ठीक है, फ्रिक्शन में ये F अलग है, ये तो क्या कर रहा है, पृथ्वी को अपने खुर से तिरछे बल से दबा रहा है, ये अलग है, कैपिटल F है। फ्रिक्शन फोर्स इज बिटवीन व्हील एंड अर्थ सरफेस इज F। और H क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब, है ना, इसमें से कौन ज़्यादा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन से, तभी घोड़ा जो है आगे काट को खींच ले जाएगा। मीन्स यदि F ग्रेटर देन H होगा तो घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक देगा। ठीक है, ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील ऑफ द कार्स इज है FS कर लो, एस फ्रिक्शन FS कर सकते हो, ये नहीं होगा कंडीशन ना, ये होगा। ठीक है, देन कार्ट विल मूव फॉरवर्ड इफ, कब होगा, जब H का मान, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मान फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। हेंस नेट फोर्स, हेंस नेट फोर्स कितना लेते हैं अपन, H - F कुल बल। अब यूजिंग न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कर लोगे? यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन? यदि घोड़े का द्रव्यमान mh और गाड़ी के द्रव्यमान mc हो, टोटल मास, तो h माइनस एफ इजकल टू मास ऑफ हॉर्स प्लस मास ऑफ कार्ट इज द एक्सीलरेशन। तो न्यूटन्स का जो हम फोर्स लगाते हैं ना, एफ इक्वल टू एम ए, यही हम लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है? एच माइनस एफ। एच क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। तो एच इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? एफ। तो नेट फोर्स कितना होगा? एच माइनस एफ, है ना। और मास, टोटल मास इस सिस्टम का कितना होगा? बुलक का, इसका मास कितना हो जाएगा? एम सी। और मास हार्स का कितना होगा? एम एच। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? एम एच प्लस एम सी। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? एच माइनस एफ और एम एच प्लस एम सी। ये हमारा हो गया बुलक कार्ट का सिस्टम। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेनेशंस हमने कर डाला। तो हमारी वीडियो अभी कितने हुई है? 36 मिनट की हुई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। क्या देखेंगे? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। क्या है इसका रैखिक संवेग संरक्षण का नियम? क्या है? लॉ लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग क्या रहता है? संरक्षित होता है। क्या लिखोगे? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल रैखिक संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। अगला टॉपिक लिख दीजिए, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा डायग्राम में टाइम वेस्टिंग हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर देते हैं, नहीं तो ठीक नहीं आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हेडिंग डाल लीजिए। यदि किसी निकाय पर कोई बल नहीं रहता लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो उसका कुल रैखिक संवेग, संवेग की लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। यदि किसी भी निकाय पर कोई हम बाह्य बल ना लगा रहे हैं, कोई बाह्य बल नहीं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में बल का मान शून्य हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो उसका कुल रैखिक संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। ये नियम लिख लीजिए। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in the absence of an external force, according to this law, the absence of an external force, the linear momentum of a system is conserved। देखिए, इसके लिए आप लोगों को संवेग को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? according to this law, in the absence of an external force, the linear momentum of a system is, क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड। इसका दूसरा मेथड लिख देंगे, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट।
इफ एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन सिस्टम इट्स ए टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका प्रूफ देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट हमने देख लिया, किसी बाह्य तो कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग क्या होता नहीं आता है। ठीक है, मान लो एक कण निकाय लिखते हैं। ठीक है, इसमें फॉर ए सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल, फॉर ए सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल है। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। एक कण निकाय के लिए फिर एन कण निकाय के लिए, माने कि इसमें देखिए फॉर ए सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखोगे? एक कण निकाय के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे पुट करेंगे? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखोगे? फोर्स applied on a particle equal to rate of change of momentum। ठीक है, तो F है, ये फोर्स लगा रहे हैं तो उसके संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स F इज इक्वल टू 0। जब बाह्य बल अनुपस्थित हो रहा है तो यहाँ पर रख देंगे हम क्या? 0 इक्वल टू dP अपॉन dt। तो dP इक्वल टू 0 या P इक्वल टू क्या हो जाता है? कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिंगल पार्टिकल्स। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अतः क्या लिखोगे? बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। हेंस व्हेन देयर इज नो, हेंस क्या लिखोगे? हेंस व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम देख लेते हैं एन कण के लिए। हमारे पास समय है अभी 42 मिनट्स का हुआ है, थोड़ा सा 3 मिनट ज़्यादा होगा। एन कण निकाल के क्या लिखेंगे? एन कण निकाय के लिए। ठीक है, वन पार्टिकल्स एन पार्टिकल्स। ठीक है, इस निकाय में, इस निकाय के विभिन्न कणों के रैखिक वेग, मान लो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या लिखोगे? एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके लीनियर मोमेंटम कितना होंगे? P1, P2, P3, P4। ठीक है, ठीक, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? क्या लिखोगे? सपोज ए सिस्टम है n पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम P1, P2, P3 एंड Pn। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कितना होगा? P1, P2, P3, Pn। तो सबको हम ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करिए आप लोग। सपोज ए सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम कितना होगा? P1, P2, P3, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn। ठीक है, अब देन F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम इफ, यदि हम उस पर कितना बल लगा रहे हैं? F लगा रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसी को लेते हैं dP बाय dt। ठीक है, यदि हम उस कण पर हम कितना लगा रहे हैं? बल F लगा रहे हैं, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको डेल P भी कर सकते हैं और डेल T भी कर सकते हैं। डेल P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 Pn अपॉन डेल T। नो एक्सटर्नल फोर्स, तो F इज इक्वल टू 0, तो डेल P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 Pn इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, माने कांस्टेंट हो जाएगा मीन्स ये जो होगा P1 प्लस P2 प्लस Pn इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिखोगे? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ लीनियर मोमेंटम
ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल्स एंड एन पार्टिकल्स में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी रोचक है ये और सिंपल भाषा में मैंने उसको समझा दिया है। कोई ज़्यादा इसमें हम डिटेल्स नहीं किए हैं। जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो आपको यूज़फुल है, जो आपको जितना समझना है, जितना आप लिख सकते हैं, उतना ही मैंने लिमिटेड समझाया है। आपको डायग्राम सहित, डेरिवेशन सहित बोल के भी इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों समझाया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट तो करते नहीं हैं, कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।